हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं एक और जबरदस्त मॉडल पेपर की। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले बच्चों के लिए, विशेष रूप से थर्ड ईयर हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य वाले बच्चों के लिए आज का ये दमदार सेशन है, जिसमें मैं आपको 15 टॉप ऐसे क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो 2026 एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं जरा कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिन्होंने एग्जाम के में आने के लिए बिल्कुल तरह से उतावले हो रहे हैं वो प्रश्न, है ना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उन सभी प्रश्नों की। और एक बात और है दोस्तों, सेशन को शुरू करूं उससे पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। दरअसल आज जो मैं प्रश्न देने जा रहा हूं, इन प्रश्नों के बाद में ये है अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन इन सभी प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे ये भी मैं सेशन के लास्ट में बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों को। और संभवतः मैं खुद आप लोगों को पीडीएफ देने वाला हूं इन सभी प्रश्नों के सटीक उत्तरों की। जी हाँ, कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब कुछ मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि कमेंट बॉक्स में जो पिन किया गया है कि अगर आप नोट इसका क्लास नोट चाहते हैं, प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं, तो कमेंट में मॉडल पेपर 2026 लिखिए। मैं कमेंट में ही आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है 2026 एग्जाम के लिए, विशेष रूप से थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के लिए, काव्य का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। दोस्तों मैं यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों, क्योंकि 15 प्रश्न मात्र हमको डिस्कस करना है और प्रश्नों के साथ ही हम फटाफट आगे बढ़ेंगे स्पीड से। इसलिए यहां पर जो प्रश्नों के कीवर्ड होने वाले हैं ना, उनको फटाफट मार्क करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि समय हमारा बच जाए, समय एक्स्ट्रा ना लगे। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न है आपका, काव्य का आशय। यहां पर आप लोगों से एक आशय पूछा गया है। प्रश्न का काव्य का आशय क्या है, इसके अलावा काव्य की विशेषताएं पूछी गई है। और इसी प्रश्न को अथवा में देखिए कैसे पूछा गया, काव्य लक्षण से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से समझाइए। तो कुल मिलाकर आपकी यहां पर 3 टर्म पूछी गई आप लोगों से। काव्य क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है और उसके लक्षण क्या है। तो ये टर्म पर आप लोगों को तैयारी करना है। अगर आप मेरे शुरू से मॉडल पेपर देख रहे हैं जो मैं आपको हर सब्जेक्ट में ला करके दे रहा हूं दोस्तों, यूट्यूब का पहला चैनल है ये, जहां पर मैं 100 से ज्यादा मॉडल पेपर आपको हर साल प्रोवाइड करवाता हूं। जी हाँ, बीए का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका मैं मॉडल पेपर आप लोगों को नहीं देता। हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि से पंडित जगन्नाथ तक भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा क्या रही है, बताइए। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों से भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा पूछी गई है, पूरा उसका इतिहास पूछा गया आप लोगों से ना। तो प्रश्न में अगर कभी गलती से लिख भी दे कि भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा बताइए क्या रही है, तो दोस्तों प्रश्न यही रहने वाला है, इसी का उत्तर उसके अंदर आएगा। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन को विस्तार से समझाइए। जी हाँ, काव्य प्रयोजन को विस्तार। तो काव्य प्रयोजन क्या है, तो एक काव्य अलग हो जाएगा, काव्य प्रयोजन अलग हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वैसे मैंने इसको डिटेल में, इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया भी है, जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु क्या होता है। तो काव्य प्रयोजन अलग कॉन्सेप्ट है, काव्य हेतु अलग कॉन्सेप्ट है। वही अगला प्रश्न है, रस का आशय स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार बताइए। तो यहां पर रस क्या होता है, तो इसमें आपको टोटल प्रकार भी बताने हैं। क्लियर है, डिटेल में प्रश्न लिखना है, लगभग लगभग 1000 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर आएगा। याद रखिएगा, प्रश्न को छोटा देख करके इसको छोटा मत समझिए, है ना। अच्छा, अगला प्रश्न है, अलंकार का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों से इस प्रश्न नंबर 6 में पूछे गए हैं। वही प्रश्न नंबर 7 है, जनपदीय साहित्य का आशय बताइए, इसकी परिभाषा, इस पे विशेषता दीजिए। तो जनपदीय साहित्य क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, जनपदीय साहित्य क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसकी विशेषताएं लिखनी है। और अथवा में इसी प्रश्न में इसके अलग अलग रूप पूछ लिए गए, इस जनपदीय साहित्य के विविध रूप बताइए। तो 3 कॉन्सेप्ट आपको इस प्रश्न में देखने को मिल रहे हैं। जब आप किताब से तैयारी करें, अगर आप नोट्स, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, अगर वो उस नोट्स से तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न के अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया गया है। लेकिन अगर आप किसी किताब से, गूगल से या कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस प्रश्न को मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, प्रश्न की भाषा पर ना जाइए, प्रश्न की जो कीवर्ड दिए गए हैं ना, जहां मैं मार्क कर रहा हूं उन पर फोकस करना, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न के आंसर की तैयारी कीजिएगा, आपका उत्तर सटीक होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मालवी भाषा, है ना। तो मालवी भाषा के प्रमुख कवियों का परिचय। मालवी भाषा के प्रमुख जितने भी कवि हैं उनका आपको संक्षिप्त में उनका आंसर देना है। साथ में मालवी कवि आनंदराव दुबे के जीवन परिचय, उनके कृतित्व और साहित्यिक योगदान।
का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इनके कवि रहे हैं लगभग 5-6 कवियों का वर्णन कर दीजिएगा। लेकिन उसमें आनंद, जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि आनंदराव दुबे जी के जीवन कृति है ना, उनकी जो रचनाएं हैं वो, और साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है, इन पर विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, संत पीपा का परिचय देते हुए काव्य धारा में उनका योगदान बताइए। तो यहाँ पर संत पीपा का परिचय जाएगा, जीवन परिचय, और उनका साहित्य में क्या योगदान रहा है लिखना है आपको। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 है, संत कवि सिंगा जी और उनकी रचना के बारे में। तो संत कवि सिंगा जी, उनकी रचनाएं और उनका साहित्य में योगदान, तीनों कॉन्सेप्ट इसमें भी तैयार करना है। प्रश्न नंबर 11 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवी भाषा का परिचय देते हुए उसका सीमा क्षेत्र बताना है आपको। मालवी भाषा का सीमा क्षेत्र, तो मालवी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है बेसिकली। ठीक है, मैं लेक्चर ले चुका हूं, क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है इस सब्जेक्ट की। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको कॉलेज, बिल्कुल कॉलेज वाली स्टाइल में पढ़ना है ना, तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको काव्यांग विवेचन एवं जनपदीय भाषा के नाम से बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसको देखिए, उसमें पूरे 15 लेक्चर वहां मिलेंगे आपको देखने के लिए। 15 ही टॉपिकों पर 15 अलग अलग लेक्चर लिए हैं मैंने, और यही 15 क्वेश्चन उसमें कवर किए मैंने। बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है, अगर डिटेल में पढ़ने की इच्छुक हो तो जाइए क्लास में पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, मालवी भाषा की उपबोली रजवाड़ी, उमटवाड़ी, भीली और निमाड़ी है ना। निमाड़ी, ये जो उपबोलियां हैं मालवी भाषा की, इन सभी उपबोलियों पर फोकस करना है इस प्रश्न में आपको। ठीक है ना, सभी उपबोलियों को बारे में लिखना है। कौन कौन सी है, रजवाड़ी, उमटवाड़ी, भीली और निमाड़ी, इन उपबोलियों को पूरे विस्तार से कवर करना है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखिए, मानव सभ्यता के विकास में जनजातीय भाषाओं का योगदान क्या रहा है। प्रश्न नंबर 14 है, काव्य शास्त्र का जनक कौन है। काव्य शास्त्र के इतिहास और उसके संप्रदायों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। काव्य और कविता में क्या अंतर है ये बताइए। तो एक ही प्रश्न के अंदर यहाँ पर देखिए आप लोगों को से इतने सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए हैं कि आप 10-15 पेज भर सकते हो एक ही प्रश्न में। काव्य शास्त्र का जनक कौन है, पहला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों से सीधे सीधे पूछा गया। काव्य शास्त्र का इतिहास बताना है, इसमें प्रमुख संप्रदाय बताने, संप्रदाय यानी कि काव्य शास्त्र के कौन कौन से प्रकार रहे हैं। संक्षिप्त वर्णन देते हुए काव्य और कविता में क्या डिफरेंस है ये बताना है। ठीक है ना। तो 4 कॉन्सेप्ट आपसे इस प्रश्न में पूछ लिए गए हैं। आखिरी का प्रश्न है, दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में काव्य के अंग और उसके तत्वों का विस्तार से वर्णन करते हुए साथ ही काव्य प्रयोजन के प्रकार समझाइए। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम और उसका संक्षिप्त परिचय। समझ रहे प्रश्न को। प्रश्न हिंदी का है इसलिए पढ़ने में एकदम आसान लग रहा है, लेकिन आपको उसकी सरलता पे ना जाइए, क्योंकि सरलता जो है आपको एग्जाम में ठग लेती है। आप लोगों को याद रखिएगा, आप धोखे में आ जाते हो। इसके टर्म को पहचानिए सतर्कता के साथ में, क्योंकि दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, या इतिहास या पॉलिटी। याद रखिएगा, जब एग्जाम सेंटर में बैठते हो ना, तो ये आपके दुश्मनों से कम नहीं होते हैं। इसलिए हर आसान को भी आप उसी नजर से देखिए जिस नजर से आप कठिन प्रश्न को देखते हो, तो आप हमेशा बेहतर उत्तर लिख करके आ पाओगे, बेहतर रणनीति के साथ उत्तर लिख करके आ पाओगे। ठीक है। हाँ दोस्तों, एक बात और है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि जिसमें 10-15 मिनट का मात्र, जिसमें आप लोगों को एक पूरा सटीक एक तरीका बता दूं कि उसमें आंसर राइटिंग आपको कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है कि सर लिखकर बहुत कुछ आते हैं, बहुत सारे पेज भरकर आते हैं, 4-5 कॉपियां लिख करके आ जाते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद भी नंबर बहुत कम आते हैं। कहीं 40 नंबर, कहीं 50, कहीं 60 नंबर, इससे ऊपर निकल ही नहीं पाता है। उसके पीछे क्या रीजन है। राइटिंग भी अच्छी है, लिख कर की बहुत आते हैं, साल भर पूरे बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन नंबर नहीं आते। तो उसका रीजन मैं आप लोगों को एक 10-15 मिनट के वीडियो में ही बता दूंगा। उसमें आपकी एक स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी में काफी गलतियां होती है, आप लोग बहुत गलती करते हो लिखते समय। लिखना वही शब्द है, लिखना सब कुछ वही है, लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सर इस पर एक लेक्चर बनाए, तो बिल्कुल मैं उस पर एक लेक्चर लेकर के आ जाऊंगा। चलिए दोस्तों, ये 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के हो चुके हैं जो इस साल एग्जाम में धूम मचाने वाले हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे 10 उन प्रश्नों की जो लघु प्रकृति के हैं, जो डूबते में तिनके का सहारा बनने वाले आप लोगों के लिए। या ऐसा समझिए कि ये प्रश्न सब दीर्घ प्रकृति के हैं, हजार शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। लेकिन बीच में कभी अगर अटक जाओ, या बीच में कोई ऐसी टर्म है जिसमें मान लेते हैं एक प्रश्न है, एक प्रश्न में 3 टर्म आपसे पूछे गए, 2 टर्म याद है, एक नहीं याद है, तो वो एक भी याद आपको कैसे होगी। लघु प्रकृति के प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिए, वहां से आपकी वो टर्म आ जाएगी। चलिए, तो 10 प्रश्न वो भी फटाफट ले लीजिए, 2-3 मिनट का और टाइम लूंगा आप लोगों से, वही सेशन कंप्लीट कर दूंगा। दोस्तों, हिंदी साहित्य ना एग्जाम 2026, ये एक शब्द भी लिखा है ना, पूरी 100% श्योरिटी के साथ में यहां पर एक एक शब्द लिख करके लाता हूं। जो भी लिखा है 100% सही है, वो गलत नहीं है।
याद रखिएगा। चलिए फटाफट 10 प्रश्न यानी कि 10 टर्म पर हम बात करने वाले हैं, 10 छोटी छोटी टर्मों पर हम बात करेंगे। ये पहला प्रश्न है, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दोनों क्या होते हैं, संक्षेप में आपको बताना है, मुश्किल से 40-50 शब्दों में। अगला प्रश्न है, काव्य के अंग और काव्य के तत्व को बताइए। काव्य के अंग क्या होते हैं, काव्य के तत्व क्या होते हैं, संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नंबर 3 है, काव्य गुण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्त, सवैया, है ना, इनको संक्षेप में आप इन पर टिप्पणी करिए। संक्षेप मतलब 2-2, 3-3 लाइन में आपको इनको बताना है। अगला प्रश्न 2-3 लाइन में क्यों, क्योंकि ये लघु प्रकृति के प्रश्न में आया इसलिए। प्रश्न नंबर 5 है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों में क्या डिफरेंस, लोक साहित्य में और शिष्ट साहित्य में अंतर क्या होता है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, जनपदीय भाषा साहित्य का इतिहास क्या रहा है। प्रश्न नंबर 7 है, बाल कवि बैरागी मालवी भाषा को दिए गए अवदानों पर संक्षिप्त प्रकार दे, यानी कि बाल कवि बैरागी जी के द्वारा साहित्य को क्या योगदान दिया गया है वो आपको समझाना है इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, जनजातीय भाषा से आप क्या समझते हैं, जनजातीय भाषाओं की विशेषता क्या है। तो जनजातीय भाषा का अर्थ और उनकी विशेषताएं, 2 टर्म आपसे यहां पूछी गई है। प्रश्न नंबर 9, जनजाति क्या होती है, विशेषता बताइए और भाषा परिवार के बारे में बताइए। और आखिरी प्रश्न है, भारत में जनजातियों की वर्तमान में स्थिति क्या है ये समझाइए। तो ये 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में सपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों मैं एक आखिरी अंतिम बार एक लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सच में चाहते हैं एग्जाम में बेहतर परिणाम प्राप्त करना, और आप सच में चाहते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको बहुत कुछ याद नहीं है, और आप सच में चाहते हैं कि मैं बहुत बेहतर परिणाम लाना चाहता हूं, मेहनत करने से अब नहीं हटूंगा, भले ही 3-4 दिन क्यों ना बचो एग्जाम के, तो मैं अब भी आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं और आज भी पूरी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि जो प्रश्न मैं आज आपको देकर जा रहा हूं ना, ये 15 और 10 प्रश्न, ये इनको अच्छे से कवर कर 2 या 3 दिन के अंदर ये सारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो जाएंगे। आपसे 2-3 बार रिवीजन कर लोगे इन प्रश्नों का पूरी, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो। और अगर आपने 2-3 बार इन प्रश्नों का रिवीजन कर लिया ना, तो मैं बेटा हूं, आपके एग्जाम के पहले भी हूं और आपके एग्जाम के बाद भी रहने वाला हूं। मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, इन प्रश्नों की बेहतर तैयारी कर लीजिए, एक भी प्रश्न एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। और अगर मैं एक क्लास ऐसी लेकर के आ गया जिसमें आपको बता दूं पूरी स्ट्रेटेजी कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, तो 15-20 मिनट में आपको लेक्चर खत्म कर दूंगा, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो दोस्तों मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं, आप 90% तक के हकदार बन जाओगे, मात्र इस मॉडल पेपर के बजाय, इस मॉडल पेपर के साथ में। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और अब मैं उन दोस्तों, मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है, जिन दोस्तों को जल्दबाजी है वो जा सकता है। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, मॉडल पेपर में बड़ी मेहनत से प्रश्न निकाल करके लाता हूं आप लोगों के लिए। लाइक का बटन दबाए बिना अगर एक भी बंदा बाहर निकला ना क्लास से, याद रखिएगा अच्छा नहीं होगा, है ना। चलिए धमकी नहीं है यार, रिक्वेस्ट है मेरी ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बता दूं आप लोगों को, अगर जिन दोस्तों को भी इसके नोट्स चाहिए, जिनके पास समय नहीं है या अच्छे सोर्सेस नहीं है जहां से अच्छे उत्तर आपको मिल सके, तो दोस्तों मेरे मेरे मार्गदर्शन में मेरी टीम के द्वारा इन सभी के सटीक उत्तर तैयार कर दिए गए हैं। कस्टमाइज तरीके से इसकी आंसर शीट बना दी गई है। अगर आप में से कोई भी छात्र लेना चाहे तो यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन होती है दोस्तों, एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन होता है जो आपको लेना होता है, वो भी मेरी टीम के लिए, ठीक है। क्योंकि टीम पेड होती है यार, फ्री में टीम में फ्री में हूं आप लोगों के लिए। मैं पिछले 6 सालों से यूट्यूब पर फ्री आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, हर क्लास नोट्स में आपको फ्री प्रोवाइड करता हूं, सब कुछ फ्री देता हूं। लेकिन टीम मेरी फ्री नहीं होती है, वो पेड होती है, उसको मुझे पे करना होता है ना। तो उनके लिए ही छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान रखा है मैंने। 99 रुपए में सिंगल सब्जेक्ट की नोट्स, किसी एक सब्जेक्ट की नोट्स आप आंसर शीट आप ले सकते हैं। और आप ऑल सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं तो 249 का सब्सक्रिप्शन, यानी कि 50% डिस्काउंट के साथ में आप 249 रुपए के सब्सक्रिप्शन में पूरे 5 सब्जेक्ट की, मेजर के 2, एक माइनर का, एक ओपन इलेक्टिव, एक वोकेशनल, 5 सब्जेक्ट की नोट्स आप ले सकते हैं 2026 के एग्जाम के लिए। और इसके साथ ही मॉडल पेपर में आपके फाउंडेशन की नोट्स भी अवेलेबल है। यहां पर 149 का सब्सक्रिप्शन है, यदि आप फाउंडेशन की लेना चाहें तो, ठीक है। फाउंडेशन में चारों सब्जेक्ट की नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगला कौन सा विषय आप लोग जो है मॉडल पेपर पर देखना चाहते हैं। जिसकी ज्यादा कमेंट आएगी मैं उस पर लेक्चर लेकर के आऊंगा। और अब मैं दिन में 2 मॉडल पेपर आप लोगों को देने वाला हूं, हर दिन 2 दूंगा जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम अब 5 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब आप तो जाग ही चुके हैं, लेकिन अब मैं भी जाग चुका हूं, है ना। अब तक 1 पर डे दे रहा था, लेकिन अब मैं आपको 2 पर डे देने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा बर्डन मेरे ऊपर भी रहता है यार। अभी एक्चुअल में अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ सेशन जो है ज्वाइन किया है, तो वहां पर न्यूज़ भी मुझे देनी होती है, तो थोड़ा सा टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके एग्जाम देखते हुए कि जल्दी से जल्दी जो है आपको फटाफट क्रिएट करवा के और 2 मैं आपको मॉडल पेपर पर डे दे पाऊँ, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करे बिना तो आपको जाना ही नहीं है, ये तो आपके धर्म के विरुद्ध है, याद रखिएगा।
ना, लाइक तो करना ही है सेशन को, लेकिन हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इस सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद आखिर तक रुके रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।